गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ 50 क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं कि आप लोगों का इसमें कितना सही होता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेरी यानी ये बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इसका उत्तर तो आपको दिख ही रहा होगा, आंसर होगा बी यानी विटामिन B1। तो कहाँ है B1, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है और यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। कौन? तो विटामिन B1। इसमें दूसरा विकल्प है विटामिन ए का, तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है एवं अनुसूत्र C2OH2QOH है। यह गाजर, हरी पत्तीदार सब्जी, पपीता, पका हुआ आम, फल, दूध, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या बीमारी होगा, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है और इस बीमारी में व्यक्ति को रात में नहीं दिखाई देता है। और विटामिन सी, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसका अनुसूत्र है C6H8O6 होता है। और कमी से, इसके कमी से किसके, विटामिन सी से, तो स्कर्वी रोग नामक रोग हो जाता है। यह खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी और आंवला, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। गर्म करने पर क्वेश्चन आता है बार बार कि कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो उसका नाम है विटामिन सी। विटामिन B12, तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट यानी CO धातु पाया जाता है और यह आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यह मांस, कलेजी यानी लीवर, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसके कमी से शरीर में रक्त यानी ब्लड की कमी हो जाती है और वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेढक में दांत होते हैं, उसका नाम क्या है, होमोडोंट, थिकोडोंट, हेडिरोडोंट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेढक के दांत को कहा जाता है होमोडोंट। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। तो मेढक के दांत को होमोडोंट कहते हैं। मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। वहीं थिकोडोंट ऐसे दांत जो मसूड़े में धंसे होते हैं, इसे थिकोडोंट कहते हैं, जैसे मनुष्य का दांत। और हेटेरोडोंट वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेटेरोडोंट कहते हैं। मनुष्य के दांत हेटेरोडोंट प्रकार के हैं। और मनुष्य में क्या क्या होता है, तो मनुष्य का दांत में क्या होगा, इंसाइजर, जो आगे का दांत होता है 2 इस तरह का बराबर और नीचे भी 2, ये दोनों क्या होगा, इंसाइजर। उसके बगल में एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, इस तरह का कैनाइन होता है। फिर प्रीमोलर, तो यह ऊपर कितना होगा 3 और नीचे भी 3। और उसके बाद में मोलर, तो यहाँ ऊपर 2 नीचे 2, इस तरह से इधर 16 इधर 16, यानी कुल 32 दांत होता है। स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। स्टार्च से क्या संबंधित है, तो स्टार्च से ग्लूकोज या सुक्रोज, फ्रक्टोज या ग्लैक्टोज। तो सामान्यतः ग्लूकोज से तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, लेकिन सुक्रोज, यहाँ देखिए, स्टार्च से संबंधित है ग्लूकोज। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। वहीं फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। कौन? तो फ्रक्टोज। यह शहद में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है, लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। यह बर्फ उद्योग में काम में आता है। वहीं सुक्रोज, यह मोनोसेकेराइड के 2 अणु यानी डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। तो सुक्रोज क्या है, तो यह मोनोसेकेराइड के 2 अणु मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनेगा, माल्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना सुक्रोज, तो यही सुक्रोज है या डाइसेकेराइड है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज क्या बनेगा, लैक्टोज। और ग्लैक्टोज, यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है CH2O2 और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने पर 4.2 कैलोरी ऊर्जा
मुक्त मिलती है। वहीं 1 ग्राम अगर वसा का क्वेश्चन आ जाए तो उसके जलने से कितना कैलोरी मिलेगा, तो 9.1। और वहीं अगर प्रोटीन और विटामिन आ जाए तो प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलता है, लेकिन थोड़ा सा, कितना, तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा। दांत का शिखर बना होता है, दांत का शिखर इनेमल का बना होता है। तो दांत का शिखर, दांत का जो सबसे मजबूत भाग होता है उसको कहते हैं इनेमल, और दांत जो बना है दांत का शिखर उसको कहते हैं डेंटाइन। क्या नाम है उसका, डेंटाइन। और दांत के बाहरी परत को इनेमल, यानी दांत का जो बना किससे, तो डेंटाइन से, और उस पर जो ऊपर का परत है उसको कहते हैं इनेमल। यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा और मजबूत भाग है। वहीं दांत के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटाइन। और एक और उसमें विकल्प था उपास्थि, यानी कार्टिलेज। तो ये क्या होगा, यह मुलायम एवं लचीला होता है और नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होता है। कौन, तो उपास्थि यानी कार्टिलेज। और काइटिन, तो काइटिन कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है, यह कड़ा होता है। 5वां, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। क्या नाम है उसका, विटामिन सी। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक एसिड है। सूत्र C6H8O6 है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत तो जानते ही हम लोग, खट्टे फल। और विटामिन के, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यह हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसको सुंदरता का भी विटामिन कहते हैं। यह पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है। वहीं विटामिन डी, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और यह अंडा, मक्खन, मछली का तेल, सूर्य के धूप में पाया जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्ट्रीमोलेशिया रोग हो जाता है। और 6ठा क्वेश्चन, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या है, तो यह एक एंजाइम है। और प्रोपेप्सिन स्टमक के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, जो पेप्सिन में बदलता है। तो कहाँ से स्रावित होगा, तो स्टमक से। यह प्रोटीन को पेप्टॉन्स में परिवर्तित करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, याद कीजिए, सभी एंजाइम क्या होगा, तो प्रोटीन होगा, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। हार्मोन हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है। किसमें, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ होगा, तो यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह यकृत तथा पेशियों में होता है, यानी लीवर में और पेशियों में होता है। तभी तो देखते हैं पहले पेट निकलता है, फिर उसके बाद में कहाँ कहाँ फूलता है, इसको जानते ही हो। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित रहता है। कौन, तो ग्लूकोज किस रूप में, तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होगा। यकृत सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी बहिस्रावी ग्रंथि है। कौन, तो यकृत यानी लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग यानी जॉन्डिस हो जाता है। लीवर में पित्त रस, बाइल जूस का निर्माण होता है। यकृत यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। तभी तो कोई व्यक्ति जहर खाने से मरता है तो उसका लीवर का ही पोस्टमार्टम किया जाता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है। ओल्ड आरबीसी यानी रेड ब्लड ग्रुप कार्पल्स का यहाँ पर वो आकर यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ विटामिन संचित होता है, जैसे कौन कौन लीवर में, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के तथा आदि का, और विटामिन के का निर्माण भी होता है कहाँ, तो लीवर में। और तिल्ली या स्प्लीन कहे इसको, या प्लीहा, यह शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है और आरबीसी का कब्रिस्तान भी होता है। और आगे बढ़ते हैं, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बना देता है, उसका नाम है फ्लोरीन। तो दंत इनेमल को फ्लोरीन क्या करता है, तो कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। कैल्शियम
सी है। दांत में कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। और आयोडीन था विकल्प में। आयोडीन, इसका सूत्र क्या है, आई। आयोडीन लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसकी कमी से घेंघा यानी ग्वाइटर रोग हो जाता है। और सोडियम यानी Na पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचयन करता है। यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त का मुख्य कार्य तो पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। किसका मुख्य कार्य है? तो पित्त का। पित्त पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। पित्त भोजन को क्षारीय प्रकृति का बना देता है। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। जनन क्षमता में कमी होती है किससे? तो जनन क्षमता में कमी विटामिन ई से होता है। तो यहाँ देखिए, पुरुषों एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई के कारण होता है। और विटामिन के की कमी से क्या होगा? तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। विटामिन बी, तो यह ग्रुप है, B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसी तरह से B12 की कमी से क्या होगा? तो रक्ताल्पता रोग हो जाता है। इसी तरह विटामिन के हर एक ग्रुप का एक अलग अलग काम है। और विटामिन ए की कमी से रात में नहीं दिखाई देगा, यानी रक्तौंधी रोग हो जाएगा। और क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन पानी में? तो पानी में घुलनशील मात्र 2, बी और सी। और इसको छोड़कर जितने भी हैं यानी ADE के, और इसको उल्टा पढ़िए KEDA यानी कीड़ा, तो कीड़ा वसा में घुलनशील होता है। 11 नंबर, विटामिन की खोज की। तो विटामिन की खोज किसने की? तो उनका नाम था फंक महोदय ने। क्या नाम है? फंक ने। DNA में होता है। तो DNA में क्या होता है? तो DNA में न्यूक्लियोटाइड्स होता है। क्या होता है DNA में? तो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो DNA न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। DNA में पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं और प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस का बना होता है, जिसमें प्यूरिन एवं पेरिमिनिडीन होते हैं। और प्यूरिन में एडामीन एवं गुआनिन, तो प्यूरिन में एडामीन तथा गुआनिन एवं पेरिमिडीन में साइटोसिन तथा थाइमीन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एमिनो एसिड 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो एमिनो एसिड के बारे में जान लीजिए। 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। प्रोटीन एंजाइम हार्मोन्स के निर्माण में सहायक, यानी प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होते हैं। पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकालता है। कौन? तो पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकालता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पेप्टिडाइड्स में बदल देता है। तो कौन? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पेप्टिडाइड्स में बदलता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? इसमें कौन सा है जो मोनो है? मोनो यानी सिंगल, डाई मतलब 2, और पॉली यानी कि अनगिनत, बहुत। तो इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड यानी सिंगल है? तो उसका नाम है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है। गैलेक्टोज भी मोनोसेकेराइड है। और कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज आते हैं। वहीं पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन एवं सेलुलोज, काइटिन आदि आते हैं। यकृत द्वारा बनाया गया पित्त यानी बाइल पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो किसके द्वारा? उसका विकल्प है, देखिए, सिस्टिक या डक के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? सिस्टिक यानी डक के द्वारा। आगे देखते हैं। लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक द्वारा
पहुंचाया जाता है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? इसमें से डाइसेकेराइड कौन है? उसका नाम है माल्टोज। निम्नलिखित में से किसके शोषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? तो किसके शोषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? उसका नाम है एस्ट्राडियोल। क्या नाम है? एस्ट्राडियोल। तो एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। दूसरा विकल्प था इंसुलिन। इंसुलिन का निकर्षण अग्न्याशय से होता है और इसकी कमी से चूनिया रोग चिनिया रोग यानी डायबिटीज हो जाता है। और इंसुलिन यह ग्लूकोज यानी लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। कौन? तो इंसुलिन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? मिल्क प्रोटीन की बात हो रही है तो यह कैसीन। कैसीन को दूध प्रोटीन कहा जाता है। दूध का रंग उजला कैसीन प्रोटीन एवं पीला कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। लैक्टोजन क्या है? यह छोटी आंत से स्रावित होता है। कौन? तो लैक्टोजन। यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। और रेनिन, ये सब के सब बेटा जितने नाम हैं ये सब दूध से संबंधित ही प्रोटीन के नाम हैं। रेनिन दूध में पाया जाने वाला कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसीनेट में बदल देता है। और एडल्ट मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो आहार नाल के किस भाग में? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डाइजेशन होता है। छोटी आंत से स्रावित एंजाइम इरेप्सन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड्स एवं को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। आमाशय यानी स्टमक से गैस्ट्रिक जूस को निकालता है। और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोपेप्सिन रेनिन स्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? अब बताइए किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? उसका नाम है विटामिन डी। तो किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? तो विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लीवर यानी यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। रेनिन, रेनिन का स्रावन करने वाला अंग है। तो रेनिन का स्रावन करने वाला अंग कौन होगा? उसका नाम है आमाशय यानी स्टमक। रेनिन का सिक्रेशन स्टमक यानी आमाशय द्वारा किया जाता है। किडनी यानी वृक्क, मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। इसमें यूरिया बनता है। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। और किडनी में यूरिया बनता नहीं है, वहाँ पर यह क्या करता है? तो अपशिष्ट पदार्थ को वहाँ से एग्जिट करता है। और यूरिया कहाँ बनता है? तो मुख्य रूप से लीवर में इसका निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। कौन कौन है बताइए? इसका यहाँ देखिए, निमेषक पटल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्ण पेशियाँ, कॉक्सी अस्थि, ये सब क्या है? तो निष्क्रिय अंग हैं। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। निमेषक पहल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्ण पेशियाँ, कॉक्सी अस्थि। अवशेषी अंग या निष्क्रिय अंग वैसे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वज में कार्यरत थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं रह गया है। ऐसे अंग को वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन मिलता है किस में? यानी किसी का दम कर दीजिए और फिर दम जम जाए, इसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में रीजेनरेशन यानी पुनरुद्भवन की क्रिया देखने को मिलता है। समवर्ती अंग हैं। तो समवर्ती अंग कौन है? तो चमगादड़ के पंख व तितली के पंख हैं, ये दोनों समवर्ती अंग हैं यानी एनालोगस ऑर्गन है। समरूप अंग यानी एनालोगस ऑर्गन चमगादड़ के पंख एवं तितली के पंख हैं, ये समरूप हैं। वहीं समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं लेकिन विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु उनका कार्य अलग अलग है लेकिन रचना
मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन समान होता है, उसे ही समजात अंग कहते हैं। जैसे सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ की ओर का जो मौलिक रचना है वह समान है। वहीं समरूप अंग यानी अनालोगस ऑर्गन ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, यानी कि समरूप अंग इनका काम समान है। वहीं समजात अंग काम अलग अलग है लेकिन बनावट समान है, और समरूप अंग देखने में समान लगेगा लेकिन वह बनने की प्रक्रिया अलग अलग है। जैसे परंतु मूल रचना तत्व एवं भ्रूण परिवर्धन में भिन्न होते हैं। समरूप अंग कहलाते हैं जैसे तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो हार्मोनल बीमारी कौन सी है इसमें? तो हार्मोन की कमी से घोंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग, यानी गर्दन में, पहले गर्दन तो ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर इस तरह का फूल जाता है, गिल्टी टाइप का हो जाता है। तो हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है। थायराइड ग्लैंड से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है। सर्दी जुकाम यह वायरल डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी क्षय रोग है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें बीसीजी यानी बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन का टीका लगाया जाता है। लेप्रोसी कोढ़ या कुष्ठ रोग है, और बैक्टीरियंस लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके रोकथाम के लिए एमडीटी यानी मल्टी ड्रग थेरेपी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, डार्विनिज्म क्या है? तो डार्विनिज्म मतलब प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विनिज्म कहा जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन लैमार्क ने किया। लैमार्क ने फिलोसोफिक जूलॉजी पुस्तक का प्रतिपादन किया। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन थ्योरी सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। आगे देखते हैं 26 नंबर। जब दो जीव साथ रह रहे हैं तथा एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह क्या कहलाएगा? उसको कहते हैं हम लोग कॉमेंसलिज्म। क्या कहेंगे? कॉमेंसलिज्म, यानी एक को लाभ है और दूसरे को कोई लाभ ना। जब दो जीव साथ रह रहे हैं, एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो, उसको कहेंगे सहभोजिता यानी कॉमेंसलिज्म। और सिम्बायोसिस मतलब दोनों को लाभ होता है। प्रीडेशन यानी दोनों को घाटा होगा। आगे बढ़ते हैं। और पैरासिटिज्म, पैरासाइट यानी एक दूसरे को खाने के लिए है। यहाँ देखिए, जब दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है, उसको क्या कहेंगे? पैरासाइटिज्म कहते हैं। एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह भक्षण करता है, तब इसे क्या कहेंगे? प्रीडेशन यानी पर भक्षण कहेंगे। जैसे कि गिद्ध किसी जीव को खा जाएगा मारकर। भूमि अपरदन यानी सॉइल इरोजन की रोकथाम संभव है। कैसे? तो पुनः वन रोपण, फिर पेड़ लगा दीजिए तो उससे भूमि का इरोजन रुक जाएगा। पुनः वन रोपण से भूमि अपरदन की रोकथाम की जाती है। 28 नंबर। डार्विन का सिद्धांत था, क्या था? प्राकृतिक चयनवाद यानी नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया। युगोत्तम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन दोनों ही एक ही सिद्धांत है। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? तो आर्कियोप्टेरिक्स यह सरीसृप यानी रेप्टाइल और पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी था। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो उसका नाम है O3 यानी ओजोन। और वन पारिस्थितिकी तंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे होते हैं। क्या?
तो पौधा ही एकमात्र उत्पादक है, इसको कहते हैं प्रोड्यूसर। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं यानी कि शाकाहारी जीव मूल या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे घास पर खाने वाले जानवर जैसे बकरी, खरगोश, गाय, हिरन। वहीं प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, तो प्राथमिक उत्पादों को खाने वाला तो शाकाहारी। और मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव को अपघटक कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी इत्यादि। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन, उसको कहते हैं इकोलॉजी। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक यानी एवं अजैविक घटक, बायोटिक एवं अबायोटिक फैक्टर के संबंध को इकोतंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं। वहीं अबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सूर्य, टेम्परेचर, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि। ऑटो इकोलॉजी मतलब केवल एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। और साइनो इकोलॉजी मतलब किसी क्षेत्र विशेष में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को साइनो इकोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? यह बात है कि किस युग में कोई जीवन नहीं था, उसका नाम है एजवाइक काल। तो कौन, तो एजवाइक काल, AZOIC एजवाइक काल। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करता है यानी म्यूटेशन थ्योरी। यह क्या परिवर्तन करता है, इसको किसने परिवर्तित किया था, उनका नाम है ह्यूगो डी ब्रिज। तो उत्परिवर्तनवाद यानी म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। वहीं ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है और विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम मत देने वाले वैज्ञानिक लेमार्क थे। इन्होंने 1809 ईस्वी में फिलोसफिक जूलॉजी की पुस्तक प्रकाशित किया था। 1 माइक्रोन होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिमी या 0.001 मिमी यानी मिलीमीटर की बात हो रही है। उत्परिवर्तनवाद का कारण है, तो उत्परिवर्तनवाद का कारण क्या है कि उपयुक्त सभी मतलब क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, DNA में परिवर्तन। तो क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन एवं DNA में परिवर्तन इत्यादि कारण उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है। पेलियोंटोलॉजी यानी 37 नंबर, पेलियोंटोलॉजी अध्ययन है किसका, तो यह जीवाश्मों का अध्ययन है। तो जीवाश्मों के अध्ययन को पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वही अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। डायनासोर का सुनहरा काल यानी उनका गोल्डन एज भी रहा होगा, किस महाकल्प को कहा जाता है, उसको कहा जाता है मीसोजोइक काल। मीसोजोइक, तो मीसोजोइक काल को क्या कहा जाता है, तो डायनासोरों का सुनहरा काल। डायनासोरों के सुनहरा काल को मीसोजोइक काल कहा जाता है। इस काल को रेप्टाइल एरा भी कहा जाता है। जीवों की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुआ था, तो जीवों की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन एज में ही हुआ था। और आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज कौन है, तो आधुनिक मानव का अभिनव पूर्वज उसका नाम है क्रो-मैग्नन मानव। क्या नाम है उसका, क्रो-मैग्नन मानव है। आदि मानव जो आज का मानव है इसका पूर्वज। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी, तो मानव की उत्पत्ति, तो मानव तो हाल का ही जीव है, तो मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई थी। कब, तो प्लायोसीन काल की घटना है। चट्टानों पर रंग चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी, तो चट्टानों पर रंग चित्रकारी क्रो-मैग्नन मानव के द्वारा किया गया था। बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो सबसे पहले अग्नि का प्रयोग जावा मानव। बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम आग का प्रयोग जावा मानव ने किया। इसके अवशेष जावा द्वीप में पाए गए, इसलिए इसे जावा मानव कहा जाता है। मानव विकास यानी इवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले मानव का विकास अफ्रीका की घटना है यह, तो यह मध्य अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है, तो मानव का सबसे निकट संबंधी गिब्बन नहीं है, यह है
गोरिल्ला। तो आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी गोरिल्ला को माना जाता है। किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो जाता है? तो हम लोग जानते हैं एक RH फैक्टर होता है, RH पॉजिटिव या RH निगेटिव। ये हम इसमें पूरे दुनिया में लगभग 96% मेल या फीमेल है, वह क्या है? तो वह RH पॉजिटिव है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि पिता RH पॉजिटिव हो और माता RH निगेटिव हो जाए। अब जब उस माता के दूसरी संतान होगा तो वह अगर संतान RH पॉजिटिव हो गया, तब जो माता तो RH पॉजिटिव है, निगेटिव है, और पुत्र उसमें क्या आ गया? RH निगेटिव हो गया। यानी देखिए तब विवाद हो जाएगा और माता का जो एंटीबायोटिक है, सॉरी एंटीबॉडी है, वह काम करेगा कि वह दुश्मन आ गया है, इसको मारो, जिससे वो उस बच्चे की गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर कौन होगा? तो RH पॉजिटिव पति तथा RH निगेटिव पत्नी। अगर पति RH निगेटिव हो जाए और पत्नी RH पॉजिटिव तो कोई समस्या ही नहीं है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात का कारण RH पॉजिटिव पति एवं RH माइनस पत्नी से होता है। लैंडस्टीनर एवं वीनियर ने 1940 में रिसस मक्खी में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जिसे उन्होंने RH फैक्टर कहा था। जिस व्यक्तियों में RH पाया जाता है उनका रक्त RH पॉजिटिव तथा जिनमें RH नहीं पाया जाता उनका रक्त RH निगेटिव होता है। भारत में 97% लोगों में RH पॉजिटिव तथा 3% लोगों में RH निगेटिव पाया जाता है। वहीं यूरोप में 85% लोगों में RH पॉजिटिव और 15% लोगों में RH निगेटिव पाया जाता है। यदि पति RH पॉजिटिव हो और पत्नी में RH निगेटिव हो तो वैसी स्थिति में विज्ञान शादी करने की अनुमति नहीं देती है। मनुष्यों में रक्त में भिन्नता RBC में पाए जाने वाले ग्लूकोप्रोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? उसमें फेरस होता है यानी Fe आयन। हीमोग्लोबिन में Fe धनायन धातु पाई जाती है। फेरस की कमी से एनीमिया हो जाता है। मैग्नीशियम यानी Mg की कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। वहीं जिंक से इंसुलिन कार्यकी के लिए आवश्यक तत्व होता है। कौन? तो जिंक। इसकी कमी से उपापचयी क्रिया प्रभावित होता है। और कॉपर पौधों शोषण एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से पौधों में के स्तंभों का डाईबैक रोग हो जाता है, यानी वो सड़ने लगते हैं। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या होता है? तो गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम रेखाकार यानी लीनियर मूवमेंट में होता है। तो गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम पर जीनों की उपस्थिति का क्रम रेखाकार यानी लीनियर है। 49 नंबर, AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। तो AB अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो किसको दिया जाएगा? तो केवल AB वाले को ही दिया जाएगा। AB वर्ग के व्यक्ति को का जो रुधिर है वह AB वर्ग वाले व्यक्ति को ही दिया जाएगा। AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है, यानी यह किसी से भी खून ले सकते हैं। वहीं O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, यानी वह सर्वदाता रक्त समूह है। AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है, यानी यह एंटीबॉडी नहीं आता या किसी का भी खून एक्सेप्ट कर लेगा। वहीं O ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, यानी उसमें एंट्री पॉइंट नहीं दिया गया है, वह ले नहीं सकता है किसी दूसरे का खून। जब लेगा तो O वाले का ही लेगा, लेकिन उसमें एंटीबॉडी सारे तरह के एंटीबॉडी होंगे, अतः वह किसी से नहीं लेगा, सबसे प्रतिक्रिया करेगा। और ये AB ब्लड में किसी में AB ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। जब नहीं होगा तो उसका एंट्री पॉइंट खुला हुआ है, अब जो मन है वो ब्लड का ग्रुप उसमें खून दे दीजिए, उसको चढ़ा दीजिए। निम्नलिखित में लिंग संलग्न सेक्स लिंक्ड रोग है कौन कौन? तो उसका नाम है सेक्स संबंधित रोग, यानी यह क्या होगा? तो सेक्स संबंधी रोग नहीं, यह अनुवांशिक रोग की बात पूछ रहा है। तो यह है वर्णांधता। वर्णांधता लिंग संलग्न सेक्स लिंग रोग है। हीमोफीलिया एवं सिकल सेल एनीमिया भी सेक्स लिंक्ड डिजीज है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, जैसा नाम है उसका अपोजिट काम होता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है तथा फोकस दूरी भी घट जाती है। इस दृष्टि वाले व्यक्ति को निकट में अ है अतः उसमें अवतल लेंस लगेगा। वहीं दूर दृष्टि वाले में दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट का वस्तु दिखाई न देगा, इसलिए उसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है।
विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का खोज किया था। एंटीजन है, एंटीजन क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण के हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन? तो एंटीजन। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं हम लोग यकृत यानी लीवर। यकृत रोगाणुओं का नाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। लीवर में क्यूफर सेल पाया जाता है जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। शरीर में टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी होती है। मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मनज का संगठन क्या होगा? तो मादा और मेल एंड फीमेल में मात्र 2 अंतर है। मेल में क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि मानव में क्या होगा, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, लेकिन मेल और फीमेल में, मनुष्य और औरत में 22 जोड़े समान होगा। लेकिन जो महिला है उसमें जो 23वां जोड़ा है, एक क्रोमोसोम में जोड़ा में 2 रहता है, एक्स एंड एक्स वाई। तो जो मेल है उसमें एक्स वाई होगा और जो फीमेल है उसमें डबल एक्स होता है, यानी 44 प्लस डबल एक्स। तो यहाँ देखिए, तो फीमेल में तो कितना जोड़ा की बात हो रही है, तो 22 + 1 सही है। तो फीमेल में जाइगोट युग्मनज का संगठन 2n होता है, अर्थात 44 प्लस डबल एक्स। तो इस हिसाब से तो 44 सही ना होगा, यहाँ जोड़ा रहता तब ना 22 प्लस एक्स। तो फीमेल गैमीट n होता है, अर्थात 22 प्लस एक्स होता है। टर्नर सिंड्रोम होता है, तो टर्नर सिंड्रोम क्या होगा कि इसमें टर्नर सिंड्रोम की संख्या में क्या हो, एक घट जाता है। ऐसे 46 होगा क्रोमोसोम, लेकिन उसमें 45 रह जाता है, यानी 45 44 प्लस 100 या 40 प्लस एक्स होने के कारण यह फीमेल होती है। इनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, इसमें औसतन ग्रंथि का अभाव होता है, इसकी आवाज़ मोटी होती है, इसकी जनन क्षमता नहीं होती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या किसमें, तो टर्नर सिंड्रोम में एक कम हो जाता है। वहीं आगे देखिए, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, क्या नाम है इसका, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। इसमें एक संख्या बढ़ जाता है, यानी 47, यानी 44 प्लस डबल एक्स एंड एक वाई एक्स्ट्रा। यह मेल यानी नर होगा देखने में। इसमें कुछ लक्षण फीमेल में का क्यों, क्योंकि इसमें तो 2x है ही, और इसमें औसतन ग्रंथि का विकास होगा, आवाज़ सुरीली होती है तथा जनन क्षमता का अभाव होता है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोग बायोलॉजी के 55 क्वेश्चन देखे थे। अगले बार मिलेंगे इसी तरह के किसी अच्छे क्वेश्चन सेट के साथ। तब तक आशा करते हैं कि ये प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।